Assalamu alaikum and welcome back. My name is Anas Hashim and today we are going to talk about esophagus and its pathology. So as you all know about esophagus, it is a part of GIT. So yes, we are studying GIT, that is gastrointestinal system, tract system obviously. And today we are going to talk about esophagus mainly. So before studying pathology पे जाने से पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि normal condition हमें पता होनी चाहिए before studying the abnormal, because if you know the normal you can easily identify the abnormal conditions. So what we will study first the anatomy and the normal function, that is physiology of the esophagus. Then we will move forward to the pathologies and जो उसमें मसले आते हैं उसके ऊपर हम one by one बात करेंगे. इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी आपको बता दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं इन इसोफेगस की पैथोलॉजीज़. सो स्टार्टिंग विथ, आई नो बहुत बुरी डायग्राम है लेकिन बेयर विद इट. सबसे पहले ये हमारी नोज़ है जो, और ये माउथ है, ताकि मैं पहले बता दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैंने क्या बनाया है. और ये हेड है जिसमें दिमाग का मैंने थोड़ा सा नक्शा बनाने की कोशिश की है. अच्छा, स्टार्टिंग विथ फूड इंटेक. सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फूड इंटेक. कोई भी आपने फूड इंटेक किया, माउथ में जाएगा, सबसे पहले च्यूइंग होगी. च्यूइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्वेलोइंग. ठीक है, दो स्टेप हो गए. फूड इंटेक हुआ, स्वेलोइंग हो गई. स्वेलोइंग होने के बाद फेरिंग्स में आ जाएगा. ठीक है, फूड जो है वो फेरिंग्स में आने के बाद दो जगहों में से किसी एक जगह में जाएगा. जो खाने की जगह है वो जाता है इसोफेगस में और जो हवा की जगह है वो है ट्रेकिया. ठीक है, सो व्हाट डिसाइड्स के कहाँ जाना चाहिए खाना, कहाँ जाना चाहिए ट्रेकिया, दैट इज आपके पास एपिग्लॉटिस, जो कि ऊपर आके ढकने की तरह लग जाता है. ठीक है, ढक्कन की तरह. सो एपिग्लॉटिस डिसाइड करता है कि फूड को कहाँ जाना है और एयर को कहाँ जानी है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो फूड क्या होगा, यहाँ पे आएगा, एपिग्लॉटिस ट्रेकिया को कवर करेगा और फूड यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा. इसोफेगस में जाने से पहले वो सबसे पहले फेस करेगा अपर स्फिंक्टर को. अब नाउ व्हाट इज स्फिंक्टर? देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है इसोफेगस की एक तरह से ट्यूब. ठीक है, और यहाँ से फूड को गुजरना है. लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो क्या फूड गुजर सकेगा? नहीं गुजर सकेगा. इसकी वजह क्या है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दब गया है. तो स्फिंक्टर का काम भी यही होता है बेसिकली. कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है जब आपको फूड पास नहीं करवाना होता, और स्फिंक्टर लूज जब हो जाता है जब फूड पास करवाना होता है. सो नॉर्मल कंडीशन में फूड पास करवाना है तो स्फिंक्टर क्या होगा, लूज हो जाएगा, यहाँ से फूड पास हो जाएगा. अब यहाँ पे फूड आने के बाद क्या है, इस ट्यूब में क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे आएगा. दो तरह की मूवमेंट्स हमने पढ़ी है, पेरिस्टाल्टिक और एंटी पेरिस्टाल्टिक. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड. ठीक है, इस तरीके से जब आप फूड इनटेक करते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ वो किस तरह क्या होगा, नीचे की तरफ आपके पास गट में जाएगा. लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होती है जो कि अपवर्ड होती है. ठीक है, अब एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग, नोजिया, ये वाली कंडीशंस पैदा हो जाती हैं. लेकिन अभी हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस की. सो मूविंग फॉरवर्ड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद हम बात करते हैं लोअर स्फिंक्टर की. अच्छा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो करवाते हैं आपके पास इसके सराउंडिंग मसल्स, जो कि इसकी 4 लेयर्स में से मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे. लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसोफेगस की या जीआईटी की जितनी भी ट्रैक्ट है, पूरी ट्रैक्ट के 4 लेयर्स मौजूद होती हैं. तो नंबर 1 लेयर इज एम फॉर म्यूकोजा, नंबर 2 लेयर इज सब म्यूकोसा, नंबर 3 इज मस्कुलरिस एंड नंबर 4 इज सिरोजा या फिर एडवेंटिशिया. ठीक है, ये 4 लेयर्स होती हैं. जो आपके पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है वो आपके पास होती है मस्कुलरिस. ठीक है, अच्छा, लोअर स्फिंक्टर का क्या काम है? लोअर स्फिंक्टर का भी वही काम है जो अपर स्फिंक्टर का काम था, कॉन्ट्रैक्ट होकर फूड को आगे जाने से रोकना और क्या लूज होकर फूड को आगे जाने का रास्ता बनाना. अब कब फूड को आगे जाना चाहिए और कब फूड को बंद होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, नहीं आगे जाना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है आगे का सिस्टम, जो कि थ्रू कनेक्टेड है योर ब्रेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. अब हो सकता है स्टमक एम्प्टिंग नहीं हुई है. ठीक है, स्टमक एम्प्टिंग नहीं हुई है, एंजाइम्स रेडी नहीं है, तो स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. ठीक है, या फिर फूड जो है यहाँ से पास हो गया, फूड पास होने के बाद स्टमक में आ गया, अब यहाँ पे फूड की चर्नेशन शुरू होगी. ठीक है, एंजाइम्स बनना शुरू होंगे, वो क्या करेंगे, इसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटफ्लो भी होने की कोशिश करेगा. तो यहाँ स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि फूड जो है वो ऊपर की तरफ ना आए और यहाँ पे कोई डैमेज ना करे एसिड इसको. सो दैट्स ऑल अबाउट द इसोफेगस की नॉर्मल फिजियोलॉजी जो इसोफेगस में होता है. तो अब इसमें कहाँ कहाँ पैथोलॉजीज हो सकती हैं उसके ऊपर आगे हम बात करते हैं. लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लूँ. नंबर 1 इज डिस्फेजिया, नंबर 2 इज ओडाइनोफेजिया. दे बोथ आर वेरी क्लोज एंड वेरी सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस एक है. डिस्फेजिया कहते हैं डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि मुश्किल होना खाने को उतारने में. ठीक है, एंड ओडाइनोफेजिया इज पेनफुल स्वेलोइंग, यानी कि खाना उतारते वक्त पेन होना. ठीक है, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अच्छा, नंबर 3 इज एट्रेजिया.
एट्रेजिया कहते हैं नैरोइंग या फिर क्लोजिंग ऑफ वॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्यूब है अगर ये यहाँ से बंद हो जाए या नैरो हो जाए बिल्कुल, तो इसको हम कहेंगे एट्रेजिया ऑफ इसोफेगस। इसके अलावा एक और चीज़ है फिस्टुला। फिस्टुला कहते हैं किसी भी दो ट्यूब्स के दरमियान एक कनेक्शन बन जाना, उसको कहते हैं हम फिस्टुला। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इसोफेगस और ट्रेकिया में अगर कनेक्शन बन जाए तो हम इसे कहेंगे ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जो कि हमारी पहली कंडीशन है जिस पे अभी हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द पैथोलॉजी ऑफ इसोफेगस। नंबर 1 इज ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। नाउ व्हाट इज फिस्टुला? जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली बात करी, फिस्टुला कहते हैं कनेक्शन को, एंड ट्रेकियो इसोफेजियल का मतलब ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान का कनेक्शन। अब कनेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो इस प्रॉक्सिमली होगा या डिस्टली होगा। प्रॉक्सिमली यानी कि पहले, डिस्टली बाद में। अब हमारे पास ये रही एक इसोफेगस, ये रहा ट्रेकिया। अगर तो ऊपर कनेक्शन बनता है तो दैट विल बी प्रॉक्सिमल, अगर नीचे जाके कनेक्शन बनता है तो दैट विल बी डिस्टल कनेक्शन। लेकिन ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कनेक्शन जो मोस्ट कॉमन कनेक्शन होता है वो होता है प्रॉक्सिमल इसोफेगस एट्रेजिया एंड डिस्टल फिस्टुला। यानी कि प्रॉक्सिमली जो इसोफेगस है आपका वहाँ पे एट्रेजिया हो जाता है। लास्टली प्रीवियसली मैंने क्या बात करी थी, एट्रेजिया किसे कहते हैं, नैरोइंग को या फिर क्लोजिंग को। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ रहा था इसोफेगस, एट्रेजिया हो गया यानी कि बंद हो गया एट्रेजिया यहाँ पर, और नीचे से कनेक्शन हो जाएगी इसकी किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। इस तरीके से यहाँ से कनेक्शन हो जाएगी और यहाँ से नैरोइंग हो जाएगी। अब क्या होगा, अब जो नॉर्मली फूड आएगा वो यहाँ आएगा लेकिन ट्रैप हो जाएगा, फिर वो वापस ऊपर जाएगा और ट्रेकिया में जाएगा। जब ट्रेकिया में जाएगा तो यहाँ से वापस इसोफेगस में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, फूड ने अपना रास्ता चेंज किया। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगी वो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं। नंबर 1 वॉमिटिंग। एट्रेजिया था, फूड आएगा वापस ऊपर की तरफ जाएगा, हो सकता है नॉजेटिक हो, वॉमिटिंग हो जाए। नंबर 1 मेक सेंस। इस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले इस पर आते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन की होती है जब आपके स्टमक में, जब आपके जो पार्ट है पेरिटोनियम में, इसमें क्या हो जाता है, गैस भर जाती है, ठीक है। और वो गैस क्यों हो रही है, क्योंकि आप देखें ट्रेकिया का रास्ता किसके साथ जुड़ गया है, इसोफेगस के साथ। तो अब यहाँ से जो एयर आ रही है वो भी इसके साथ जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। नंबर 4 इज एस्पायरेशन। एस्पायरेशन कब होती है, जब आपका फूड जो है वो ट्रेकिया में चला जाता है और लंग्स में चला जाता है। तो मेक सेंस, क्योंकि फूड यहाँ से रिगर्जिटेट हो रहा है, टर्न होकर जा रहा है ट्रेकिया से, तो यहाँ से हो सकता है कुछ फूड के पार्टिकल्स लंग्स में भी जाएंगे, जिसकी वजह से एस्पिरेशन भी हो सकता है। नाउ पॉलीहाइड्रोमाइनोस। पॉलीहाइड्रोमाइनोस होता है इट इज़ अ कंजेनिटल डिजीज, तो ये जाहिर है कि बच्चों में होता होगा। और फीटस में क्या होता है, बेसिकली उसने जो फीड करना होता है फ्लूइड वो नहीं करता, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग फ्लूइड जो होता है वो बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से कंडीशन हो जाती है पॉलीहाइड्रोमाइनोस। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकंड टाइप, दैट इज इसोफेजियल वेब। इसोफेजियल वेब नाम से बता रहा है कोई वेब बन जाता होगा, कोई रास्ता रोकने वाली चीज होती होगी। होता क्या है, बेसिकली आपका नॉर्मल इसोफेगस था जिसमें एक प्रोट्रूजन आ गई, यानी कि आउटवर्ड प्रोट्रूजन आ गई। किस चीज की, इसोफेजियल म्यूकोजा प्रोट्रूडेड। मैंने जैसे कि बताया था आपके पास ये इसोफेगस था, इसोफेगस के बाद 4 लेयर्स थी, पहली म्यूकोजा, इसके बाद सब म्यूकोजा, इसके बाद मस्कुलैरिस और इसके बाद सिरोजा। तो जो म्यूकोजल लेयर है, ये म्यूकोजल लेयर यहाँ से प्रोट्रूड होकर बाहर आने की कोशिश करती है। जब ये बाहर आने की कोशिश करती है तो क्या होता है, जब आपके पास यहाँ से फूड आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैप होना शुरू हो जाएगा। कौन सा फूड, क्या लिक्विड ट्रैप होगा इसकी वजह से, नहीं, सिर्फ वो फूड ट्रैप होगा जो कि पुअरली च्यूड हो, जो बड़े पार्टिकल्स में हो, बड़े बोलस बड़ा हो जिसका, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, फंसेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग। तो अब आप यहाँ पे देखिए डिस्फेजिया इन पुअरली च्यूड फूड, ठीक है, नॉट इन लिक्विड्स। Another thing is increased risk of squamous cell carcinoma. Now why squamous cell carcinoma? Because mucosal layer जो है वो रप्चर हो रही है, और जब mucosal layer जब भी रप्चर होती है तो squamous cell carcinoma के चांसेस बढ़ जाते हैं। Moving forward to our last line, that is Plummer-Vinson syndrome. Plummer-Vinson syndrome एक टाइप ऑफ सिंड्रोम है जिसके अंदर शामिल होते हैं 3 अदर डिजीजेस, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है इसोफेजियल वेब। इसके अलावा हमारे पास होता है एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड इसके अलावा रेड बीफी टंग, ठीक है। जो टंग होती है वो ग्लोसाइटिस की वजह से, क्या एट्रोफिक ग्लोसाइटिस की वजह से क्या हो जाता है, बीफी रेड हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है और इसोफेजियल वेब हो जाता है। ये तीनों चीजों को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो इसका नाम बन जाता है प्लमर-विंसन सिंड्रोम। वी विल टॉक अबाउट ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम एंड मैलेरी-वाइस सिंड्रोम। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डाइवर्टिकुलम, जिसे हम कह सकते हैं आउट पाउचिंग, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसोफेगस था, ठीक है, आगे हमारे पास क्या होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है, लाइन से आपको समझ आ जाना चाहिए ट्रेकिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, अपर स्फिंक्टर होता था, ठीक है, इसोफेजियल स्फिंक्टर। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एक पाउच बन जाता है,
इस तरीके से एक पाउच बन जाता है अपर स्फिंक्टर के ऊपर। तो अब क्या होगा, जब आप फूड स्वेलो करेंगे, यहाँ से जब फूड आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, पाउच में भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब पाउच में भरना शुरू हो जाएगा तो एक टाइम बाद जब फूड एक जगह जमा होता रहता है तो क्या होता है, खराब हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे हेलिटोसिस यानी बैड ब्रेथ शुरू हो जाएगी। नंबर 2 इसके अलावा क्या होगा, डिस्पेजिया होगा। डिस्पेजिया क्यों होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बोलस जो है भरना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करेगा ये, जब इतना फूड भर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, डिस्पेजिया एंड हेलिटोसिस। तो हमारे पास साइन इसकी है। इट इज वन मोर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज अबव द अपर स्फिंक्टर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम जो होता है वो हमारे पास ट्रू डायवर्टिकुलम होता है, लेकिन फॉल्स डायवर्टिकुलम यहाँ पे कौन सा है, ज़ेंकर डायवर्टिकुलम। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टाइप इज मेलरी वाइस सिंड्रोम। मेलरी वाइस सिंड्रोम में शामिल होता है लॉन्गिट्यूडिनल लेसरेशन ऑफ म्यूकोजा। फिर से हम देख लेते हैं, ये रहा इसोफेगस। इसोफेगस का आगे हमारे पास स्टमक होता है। ठीक है, अगर स्टमक में ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पर है, ठीक है, अगर स्टमक का कंटेंट जो है वो बार बार बाहर आने की कोशिश करे, ठीक है, जैसे कि कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, बुलिमिक्स में हो सकती हैं या फिर अल्कोहलिक्स में हो सकती हैं। बुलिमिक्स यानी कि जो कोशिश करते हैं कि बार बार वॉमिटिंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर वॉमिटिंग जिनको नेचुरली होती है, या जो अल्कोहलिक्स होते हैं जिनको वॉमिटिंग बहुत होती है, तो उसमें स्टमक कंटेंट जब बार बार ऊपर आता है, इसकी वजह से क्या होता है, लेसिरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेसिरेशन, डैमेज शुरू हो जाता है म्यूकोजा पे। अच्छा, अगर डैमेज इतना ज़्यादा है कि वो इसोफेजियल पूरी वॉल को डैमेज कर दे, और पूरी वॉल के यानी कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस एंड देन सेरोसा, इन सबको डैमेज करके अगर वॉल पूरी लेसिरेट कर दे, तो फिर कौन सी कंडीशन हो जाती है, फिर कंडीशन हो जाती है बोरहाफ सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज बोरहाफ सिंड्रोम? बोरहाफ सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, जो इसोफेजियल कंटेंट आ रहा है वो अपने साथ एयर भी लाता होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत, तो वो एयर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जब वो एयर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो क्या इसोफेगस से निकल के कहाँ जाएगी, ये हमारा ये एरिया कौन सा, मीडियास्टेनम में। मीडियास्टेनम में जाने के बाद ये कंडीशन बना लेती है जिसको हम कहते हैं न्यूमो मीडियास्टेनम। न्यूमो यानी कि एयर इन मीडियास्टेनम, न्यूमो मीडियास्टेनम, ये कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट मेलरी वाइस सिंड्रोम। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पेनफुल हेमेटोमेसिस होती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो रहा है म्यूकोजा का, इसकी वजह से क्या होगा, रैप्चर होगी, क्या ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी। जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो ब्लड आएगा, यहाँ पे ब्लड इसोफेगस में आएगा, वॉमिटिंग के साथ बाहर आएगा, पेनफुल भी होगा, और हेमेटोमेसिस यानी कि वॉमिटिंग में ब्लड अब भी आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट करवाएगा अदर डिजीजेस के साथ। नेक्स्ट वी हैव इसोफेजियल वेरिसिस। अच्छा, इसोफेजियल वेरिसिस, वेरिसिस कहते हैं डायलेटेशन ऑफ वेन्स को। कहाँ डायलेशन होती है, बेसिकली डायलेशन ऑफ सब म्यूकोजल वेन्स इन लोअर इसोफेगस। अगर मैं वापस इसोफेगस की बात करूं तो ये हमारे पास इसोफेगस था, ये आगे जाके स्टमक के साथ कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो सब म्यूकोजल वेन्स थी वो डायलेट हो जाती हैं। अब सब म्यूकोजल वेन्स डायलेट क्यों होती है, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर आपको याद हो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, पोर्टल सिस्टम जो होता है उसमें अगर ब्लड वेसल का प्रेशर अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, बैकफ्लो जितना भी पीछे से जहाँ से ब्लड आ रहा है उसमें भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो पोर्टल वेन जो है उसमें ब्लड आ रहा होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन कनेक्ट हो रही होती है इसोफेजियल वेन के साथ, और इसोफेजियल वेन यहाँ पर आती है लोअर इसोफेजस में। तो जब यहाँ पर हाइपरटेंशन होगी तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में होगी, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसोफेजियल में बढ़ेगा। इसोफेजियल वेन में जब प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या हो सकता है जो वेन्स हैं वो रप्चर हो जाए। वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा पोर्टल हाइपरटेंशन आपको है और आपकी वेन्स जो है वो डायलेटेड हो रही हैं, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हेमेटोमेसिस हो रहा है यानी कि ब्लड आ रहा है आपकी वॉमिटिंग में जो कि पेनलेस है, याद करें आप, पहले मैंने बताया था पेनफुल वॉमिटिंग, लेकिन यहाँ आप बात कर रहा हूँ पेनलेस, ठीक है, यहाँ पे पेन नहीं हो रहा लेकिन हेमेटोमेसिस जरूरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इसोफेजियल वेरिसिस कंफर्म हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को सिरोसिस हो, सिरोसिस जिसमें एक लिवर डिजीज है जिसमें आपके पास क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस जो हो जाती है लिवर की, और लिवर फंक्शन खत्म हो जाता है। तो आपको अगर याद हो पहले ब्लड के टॉपिक से कि लिवर का मेन फंक्शन क्या था, क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना। तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई, हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है, डैमेज हो रहा है वेसल्स, ब्लड आ रहा है, साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं है, तो ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी, क्या हो सकता है, इट कुड बी डेडली। डेडली इसीलिए लिखा है इट कैन बी डेडली, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डेथ जो होती है वो सिरोसिस में पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू एल्कलेजिया या एल्चिलेजिया, जो भी आप कहते हैं आपके लिए बेहतर है। ये कहते हैं मोटिलिटी इज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इनएबिलिटी। देखिए डिस्टॉर्टेड या डिसऑर्डर मूवमेंट क्या होता है, बेसिकली इसोफेगस है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इसमें जो मूवमेंट है
वो आपके पास रुक जाती है, बंद हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं होता। मैंने आपको बताया था स्फिंक्टर अगर बंद हो जाए तो रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब ये रहा आपके पास इसोफेगस, ठीक है। अगर यहां मैं रास्ता बंद कर दूं, ठीक है, स्टमक से पहले यहां रास्ता बंद कर दूं तो क्या होगा? इसोफेगस में फूड भरना शुरू हो जाएगा। जब फूड भरेगा तो इसोफेगस की कुछ ऐसी शेप हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इसोफेगस इतना भर जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो इसकी साइन कुछ इस तरीके से बनती है। अगर इसको देखा जाए, अगर हम आप एक्सरे में अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये यूं और इसके बाद ये साइन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या है? बर्ड बीक अपीयरेंस है। इसीलिए क्लिनिकल साइन जो इसकी है बर्ड बीक अपीयरेंस ऑन एक्सरे आपको नजर आती है। इसके अलावा डिस्फेजिया भी होगा। क्यों डिस्फेजिया हो रहा है? क्योंकि स्वेलिंग हो ही नहीं सकती। आपके पास डायलेशन इतनी हुई हुई है, वैसे ही इसोफेगस इतना भरा हुआ है, आपके पास स्वेलिंग होगी नहीं, तो डिस्फेजिया है। प्यूट्रेट ब्रेथ, क्योंकि फूड भरता जा रहा है तो प्यूट्रेट ब्रेथ भी यहाँ पर नजर आएगी आपको। इसके अलावा हमारे पास इसोफेजियल पैथोलॉजी में 2-3 और टॉपिक्स हैं, दैट इज बेरेट इसोफेगस और गर्ड, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस, जिसमें आपके पास क्या होता है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स रहता है और उसकी वजह से क्या होता है? जितना भी कंटेंट होता है स्टमक का वो ऊपर आ जाता है और इसोफेगल की वॉल जो है उसको डैमेज करता है। लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो बननी चाहिए और बनेगी इंशाल्लाह। मेडिसिन के साथ रिलेट भी करूंगा, उसमें ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट भी इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इसोफेजियल पैथोलॉजी फॉर नाउ, and inshallah in the future videos we will discuss about other pathologies too. Thank you so much for watching. Please subscribe.